समभारिक आइसोबार। कल पढ़े थे आइसोटॉप्स। टॉप्स में पी आता है ना, CES। तो उसका परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या क्या होगा, भिन्न होगा। भिन्न होगा। उससे ही कहेंगे हम लोग आइसोटॉप्स। आज पढ़ेंगे आइसोबार्स, है ना। इसको हिंदी से याद रख सकते हो, उसको रखो इंग्लिश से याद, इसको रखो हिंदी से याद। समभारिक मतलब भार क्या होगा, समान होगा, यानी कि भार यानी द्रव्यमान संख्या, ऐसे याद रखो। तो वे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे, समभारिक कहेंगे। उसको रखना है इंग्लिश से याद, टॉप्स में पी आता है उससे। आइसो रखना है हिंदी से याद, समभारिक रखो, इंग्लिश भी रखना है, एग्जाम में इंग्लिश भी पूछेगा। तो द्रव्यमान संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं, तो परमाणु संख्या अपने अलग होगा। द्रव्यमान संख्या समान होगा तो परमाणु संख्या क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो वो कहने वाला बात नहीं है। एग्जाम्पल ज़्यादा जरूरी है इसका है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा आइसोबार्स में क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। आर्गन 1840, पोटासियम 1940, कैल्शियम 2040। इसमें देखो इसका परमाणु संख्या 18 है, इसका 20, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम है, नहीं है जी सर। तो भार समान होगा तो समभारिक जी सर, वो हो गया। इतना ही जानना। इसका प्रॉपर्टी देखो क्या है, एक ही इसमें हम लोग को जानना है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स। अच्छा बताओ, इसमें छोटा सा हम लोग बात यहाँ कर लेते हैं। इसका Z बराबर P बराबर E निकालो, और इसका निकालो Z और P बराबर E, और इसका निकालो Z और P बराबर E। चलो निकाल ही देते हैं। कल भी काटे थे, आज भी काटे हैं। सुबह का है नहीं करने के लिए, हाँ उसे समझ में भी कम समाता बनेगा नहीं, परसों से समझ में आएगा, कल भी नहीं आएगा तब तक, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक। 2 टाइम आना है, एक मॉर्निंग में आना है 7:30 बजे, और इवनिंग में आना है 4 बजे। ये AM है और ये PM है। बुक खरीद लो NCERT मैथ का, है ना, मैथ है का बहुत और जरूरी पड़ेगा मैथ का, और नहीं हो खरीदोगे तो कम हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए है। हमको तो बुक का कोई काम ही नहीं है, उससे 4 बुक ऐसी में लिखल है, उसमें क्या करेंगे हम, हैं कॉपी ही नहीं संभाल पाएगा। तो रहना चाहिए, रेफरेंस के लिए ले सकते हो तो NCERT मैथ ले लेना, और NCERT केमिस्ट्री NCERT ही लेना, दूसरा नहीं लेना है। फिजिक्स चाहो तो NCERT ले सकते हो, या ABC भी ले सकते हो। जैसे किताब का जरूरी नहीं, जरूरी पड़ता है किताब का ABC अभी तक तो किताब का पढ़ा जरूरी नहीं पड़ेगा, जरूरी किताब का, है ना, लेकिन मैथ का जरूरी पड़ेगा। उसके बाद फिजिक्स के लिए शांत रहो, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए NCERT 150 वाला कॉपी ले लेना स्पाइरल का, जिसमें कम से कम 400 प्लस पेज होगा, वो कॉपी लेना। स्पाइरल लेगा तो ठीक रहेगा, जिंद नहीं लगाना पड़ता है, नहीं तो माथा खराब कर देगा पेपर लगाते देखते हो है, माथा खराब कर दिया है। अब क्या करेंगे, एंडिंग बाइंडिंग करना पड़ता है इसको, इसमें लफड़ा ही नहीं है, जैसे मैंने वैसे इधर लेफ्ट राइट करेंगे, तो वो चीज़ ले लेना। बाकी जो है नोट्स है, जैसे इसमें पढ़ा रहे हैं तो नोट्स हम भेज दिए हैं, टेलीग्राम पर है, तो प्राइवेट चैनल है। इस नंबर पर अपने पापा के मोबाइल से मैसेज कर देना, 83 40 22 54 19 सिर्फ। और यूट्यूब पर जा रहा है तो लोग भी देखेगा, लेकिन लोग तो ऐड नहीं करेंगे, मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे ऐड कर देंगे हम, है ना। टेलीग्राम ऐप है, डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। इसमें जितना भी इस नोट्स है, सारा नोट्स है, और भी कंटेंट वहाँ डालते हैं, तो वहाँ से शेयर कर लेना सारा चीज़। इसमें सीरियली डाला हुआ है, और बाकी यहाँ थीम मिल ही रहा है समझना क्या ना
मोबाइल नहीं दिया। 300 पेज तो भेजे दिए होंगे ना अभी तक? जाते फिर भेज देंगे 100 पेज रात में खींच के। अभी पहले लिखने दीजिए देखते रहना, डाला रहेगा तो। ये देखो कोई बोल एक तो किसी को बैठाएंगे एक दिन भर दिन, बोलेंगे पूरा बना लो पीडीएफ एक ही दिन बैठ करके, नहीं होगा तो पूरा कमेंट क्या डाल देंगे 500 पेज जो भी होगा। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें बात करेंगे आर्गन 1840 का बात करेंगे हम लोग। इसमें Z बराबर P बराबर E बराबर कितना होगा? 18 होगा। एटॉमिक वेट का बात करेंगे हम लोग, तो इसमें 40 हो गया। और इसमें न्यूट्रॉन का बात करेंगे, 40 में 18 कितने होगा? 22 होगा। 18 2 ऐसे 22 न होगा, तो 22 होगा। न्यूट्रॉन 22 हो गया। पोटासियम की जगह हम लोग बात करेंगे, ये बता रहे हैं ताकि यही याद नहीं करना पड़ेगा तुमने, तो ये रटना पड़ेगा ये। अच्छा ये होता है, उसके लिए हम बता रहे हैं, तुम भूलोगे तो खुद से भी कर सकते हो। अब बताओ पोटासियम हम लोग बात करेंगे, पोटासियम की बात करेंगे हम लोग, तो Z बराबर P बराबर क्या होगा? E बराबर 18। हाँ, तो क्लास जो भी है, जैसे 4 बजे स्टेम है तो 4:05 में पहुंच जाना है। 4:05 में नहीं, 3:55 में नहीं, 3:55 में। 7 बजे और सुबह, हाँ उस टाइम पर ही मेरा गाड़ी खुलता है। 7:30 से टाइम है तो 7:25 में पहुंच जाना है। 7:30 हुआ इंजन खुल जाता है, उसको लेट नहीं फील करते हमें। लेट से आएगा तो छूटेगा फिर नहीं। तो पोटासियम को हम लोग बात करेंगे, तो पोटासियम 1940 का बात करेंगे हम लोग। Z बराबर P बराबर E कितना होगा? इसमें 19 हो गया। ये कितना हो गया? 19 हो गया। और इसमें हम लोग बात करेंगे एटॉमिक वेट का बात करेंगे, कितने होगा इसमें? 40 होगा। और न्यूट्रॉन का बात करेंगे तो बोलो 21 होगा। न्यूट्रॉन 21 हो गया। और ना हरा वाला कलर लो ना, हरा वाला कलम होगा रखा हुआ। अब हम लोग कैल्शियम का बात करेंगे, कैल्शियम कितना है? 20-40। इसके बारे में बात करेंगे तो Z बराबर P अब ये सब बात नहीं मिलेगा इसमें, तो उसका हम लोग यहाँ पर इसको लोग डिस्कस करेंगे, है ना। बराबर 20। कैल्शियम 20-40 हम लोग बात करेंगे, बराबर हो गया कितना? 20 हो गया। और इसके एटॉमिक वेट का बात करेंगे तो बोलो कितना हो गया? 40 हो गया ना। और इसके क्या बात करेंगे हम लोग? न्यूट्रॉन के बात करेंगे तो बोलो 20 हो गया। तो ये सब तो सब अभी सबने मैंने देखा कि सब आइसोबार्स है। आइसोबार्स बोले तो संभारिक है। तो इसमें देखो क्या देखने की, पहला टर्म देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या असमान होती है, यही बात लिखा लेना। यानी कि इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, और इसमें जो है सब में अलग अलग होगा। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 18 गो है और न्यूट्रॉन 22 गो है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 19 गो है और न्यूट्रॉन 21 गो है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 20, इसमें न्यूट्रॉन 20 गो है। तो क्या तीनों का अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग। तीनों का पीएन क्या है? अलग अलग। तीनों का पीएन मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों का अलग अलग है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तीनों कहाँ है? अरे वो तो इस तत्व का है ना, इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इसका पीएन, इसका पीएन, इसका पीएन, ऐसे तुलना करो। सब तो अलग अलग है ना। पहला फैक्ट वही हम लोग को जानना है, यही पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया, इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भी भिन्न होगा और रासायनिक गुण भी भिन्न होगा। कल हम लोग आइसोटॉप्स का बात करेंगे, तो उसका आइसोटॉप्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या था? रासायनिक गुण समान था। आइसोटॉप्स मतलब क्या समान होगा? परमाणु संख्या। आइसोटॉप्स मतलब क्या समान होगा? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या समान होगा तो वैलेंसी सबका सेम होगा। वैलेंसी सबका सेम हुआ, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी वैलेंसी पर ही डिपेंड करेगा, नहीं करेगा डिपेंड। ऐसे लिंक जोड़ना है। अब क्योंकि परमाणु संख्या समान है तो द्रव्यमान संख्या अलग होगा, द्रव्यमान संख्या अलग है तो इसलिए भौतिक गुण समान होगा। इसमें क्या देखेंगे? द्रव्यमान संख्या सेम है तो भौतिक गुण समान होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? इनके भौतिक रासायनिक दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। वहाँ तो सेम तत्व था ना, कार्बन था तो कार्बन ही था, सबका वेट अलग अलग था। यहाँ थोड़े है आर्गन है तो आर्गन है, यहाँ तो अलग अलग एलिमेंट है ना। तो भौतिक गुण रासायनिक 100% भिन्न गुण भिन्न होगा, कुछ सेम होगा ही नहीं, कुछ भी सेम नहीं होगा। अलग अलग एलिमेंट है तो फिर सेम कैसे होगा? चावल दाल थोड़े बराबर होगा, कोई भी प्रॉपर्टी उसका नहीं होगा, ना केमिकल ना फिजिकल, है ना। तो बात हो गई। इनका आवर्त सारणी में स्थान अलग अलग होता है। आवर्त सारणी में एक मारो सर्च आवर्त सारणी, फटाफट दिखा देते हैं। पीरियड टेबल, तो जैसे आर्गन देखेंगे तो आर्गन कहीं और होगा पीरियड टेबल में, पोटासियम कहीं और होगा आवर्त सारणी में, और कैल्शियम
कहीं और होगा आवर्त सारणी में, एक जगह सब सही है। और कल जो देखे थे वो आवर्त सारणी में किस जगह था, कार्बन था तो कार्बन की जगह होगा, है ना। क्या हुआ, बोल नहीं सकते हो, लग इधर क्या 1000 में दिया, 11,000 में दिया, ठक लिया 1000 टका तुमको। ऑनलाइन आज देखे थे, वो ऑनलाइन पहले यही किए थे गंदीर के लिए, 332 है। यस हाँ तो इसका 9,990 टका दाम है ऑनलाइन। आज सेल हो रहा था। हमसे एक बार संपर्क कर लेता है, सब टेक्नो ले रहे हो तो तुमको हम अच्छा राय दे देते। नहीं अब देखो, जैसे हम लोग बात करेंगे, है ना, लाइट कहाँ से बढ़ाते हो जी? नीचे उल्टे सिस्टम इसमें दिया है, ये सब होना चाहिए ऊपर ऊपर होता है। कॉमन कर रहा है, इधर से करो ना, लाइट पूरा दो। हाँ क्योंकि दिखता उतना नहीं है ना। हाँ अब यदि इसमें हम लोग एगो आवर्त सारणी है सबके पास, किना हुआ एगो बड़ा वाला ले लेना आवर्त सारणी, किस पे 30 टका में देगा। और इसमें अथी लगा होता है, प्लास्टिक का कवर लगा होगा, घर में चिपका देना, है ना। एक तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अच्छा कभी जाएगा मार्केट तो बोलना, समझाने में पढ़ाने में बहुत आसान होगा जब आवर्त सारणी रहेगा। तब मेरे पास नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है, वैसे तो कॉपी में ही पढ़ा देंगे, वो तो ठीक है। अब देखो यहाँ से आर्गन की बात करेंगे, पोटासियम की बात करेंगे, कैल्शियम की बात करेंगे। कल जैसे कार्बन की बात करते थे, कार्बन यही था, है ना, ये कार्बन कल बात की थी, यहाँ कार्बन एक ही जगह है। आर्गन की बात करेंगे, देखो आर्गन यहाँ पर बेचारा आर्गन है, ये बगल में दुमका हुआ है, यहाँ पर आर्गन है। और आर्गन देखो 18 नंबर में है, जो भी है आवर्त सारणी तो पर का जाएगा 10वां में। फिर आर्गन यहाँ मिला, आर्गन तुमको यहाँ मिला। देखो पोटासियम, देखो पोटासियम देखो है, यहाँ मिलेगा पोटासियम 19 है ना, स्कैंडियम है, देखो यहाँ पोटासियम है। आर्गन इधर मिला, पोटासियम इधर मिला, क्या एक जगह है दोनों? नहीं है। कैल्शियम देखो है, कैल्शियम है, एक जगह नहीं है ना। तो आवर्त सारणी में इसका स्थान अलग अलग होता है, इसका वर्ग पढ़ा होगा और ग्रुप पढ़ा होगा और पीरियड पढ़ा होगा। पीरियड क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, जब जाएंगे तो वहाँ डिस्कस हम लोग करेंगे। तो अलग अलग जगह स्थान है। जो कल पढ़े थे उसमें सबका एक ही जगह स्थान था। इनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है क्योंकि इनके परमाणु संख्या समान होते हैं। और ये जो आवर्त सारणी बनाया गया है वो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आधार पर ही बनाया गया है, जिसे मॉडर्न पीरियड और आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। और ये मोस्टली साहब ने दिए थे, उसी बेसिस हम लोग काम करते हैं। ये बात होगी आवर्त सारणी की, जानकारी तुम पर आया होगा, इसी जल्दी बोल करके फैक्ट सब निकल के आगे हटा इसको। अब देखो कितना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब पढ़ा हुआ था इसीलिए स्पीड में बोले, नहीं जो पढ़ना है वो स्थिर से बोलेंगे। आइसोटोन्स अब नहीं पढ़ा है तो फिर आगे जाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे, पढ़ा होगा नहीं सब आवर्त सारणी। यहाँ कौन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आइसोबार्स, इसीलिए आवर्त सारणी इसमें नहीं पढ़ाना है। इसीलिए हम मान चले तुम पढ़ कर रहे हो, इसे जल्दी बोल कर निकल गए, बात समझ में आ गया ना। जब हम आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तो फिर से पढ़ाएंगे। ओके, आइसोटोन्स सम न्यूट्रॉनिक, नामे से स्पष्ट है, आइसोटोन्स। पकड़ो पेज को, खपिया किधर दिया, नहीं पढ़े हो क्या किए हो वो तुम्हारा काम है। जब मेरा टॉपिक आएगा तो वहाँ समझेंगे हम। सम न्यूट्रॉनिक, इसमें न्यूट्रॉन सम न्यूट्रॉनिक नहीं जी सर, सम न्यूट्रॉनिक मतलब क्या होगा, समान, न्यूट्रॉन समान था, न्यूट्रॉन समान होगा। वो कलर लो, कलर जब है तो यूज कर कहेंगे। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन क्या होगा, समान होगा, बस बाकी सब क्या होगा, असमान होगा। वे तो जिनके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में भिन्न होते हैं, दोनों अलग होगा। परमाणु संख्या भी अलग होगा और द्रव्यमान संख्या अलग होगा, और न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। सही है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। आज ये काम कर लेना जो बताए थे इधर, समझ में आ गया ना। ये तो फिर बहुत भारी पड़ जाएगा। दोनों एक करना फिजिक्स से, एक करना केमिस्ट्री का, फिर इंटरचेंज आपस में कर लेना। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है इसमें, नहीं तो हो नहीं पाएगा, अकेले थोड़े संभव फेर है। हम लोग को ये मेरे हो रहा है 50 पूरा गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन क्या होगा, समान होगा। एटॉमिक वेट, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होंगे, अलग अलग होंगे। नेक्स्ट पेज लो, एग्जाम्पल देके बताते हैं। कुछ थोड़े याद करने वाला, वैसे सब याद हो जाता है। 2-4 बार पढ़ेगा बोलेगा आपने याद हो जाएगा। नहीं पेज इतना गर्द मतलब खराब का है। नेक्स्ट नया पेज लो, इस हटाओ, फिर ऊपर का नहीं दिखेगा ना, उसमें नहीं दिखेगा। चाचा भाई उसका भी कार्बन लगाया है रे, वो खराब, अच्छा कार्बन नहीं है ना,
पूरा पेज लगाए हो ना? क्या को पेज लगाए हो इसमें? अरे क्या को लगाया है? कम नहीं होगा पेज लगाए और देखो यहाँ से अब आगे इसमें बताए न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है इसमें? समान होती है। उसे क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन समान होगा, समभारिक मतलब भार समान होगा, और आइसोटोप मतलब परमाणु संख्या समान होगा। एक सांस में बोल देना है। आइसोटोप परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। उसके बाद समभारिक मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या सेम होगा, परमाणु संख्या अलग अलग होगा। समन्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉन संख्या समान होगा, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या अलग होगा। याद नहीं हो गया? ऐसे कत्तो रट्टा मरता याद नहीं होता है। इसमें कभी उसमें समान तो असमान नहीं। पहला पढ़े C12 C13 C14 यही पढ़े थे ना। ऑक्सीजन 8 16 8 17 2 पढ़े। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ऑक्सीजन 8 16 8 17 और 8 18। उसके बाद कितना समस्थानिक पढ़े थे? ऑक्सीजन पढ़े, वो पढ़े, यूरेनियम पढ़े, यूरेनियम 200 पढ़े, यूरेनियम 238। उसके बाद क्या पढ़े थे? हाइड्रोजन H11 H12 H13, प्रोटियम ड्यूटियम ट्रिटियम। और क्या पढ़े थे बताओ? यही सब डिस्कस किए थे। H11 के बारे में बताया था मैंने कल, तो उसमें न्यूट्रॉन संख्या 0 है। H11 में उसी को सिर्फ हाइड्रोजन कहते हैं। प्रोटियम के बारे में प्रोटियम ड्यूट्रियम के बारे में बताया था। ड्यूट्रियम बोले थे न्यूट्रॉन 1 होगा, 2 में से 1। ट्रिटियम के बारे में बताया था 3 में से 2 होगा। तो ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो आगे का अब जैसे समन्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल याद रखना है ना। तो अब मान लो एग्जाम्पल भी दे देता है। जब भी क्वेश्चन का भी देखेगा ना कंपटीशन का, तो पता चल जाएगा कैसे पूछा जाता है। अभी तो हम एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं ना, इसीलिए बता दिए ऐसे से आता है। सिलिकॉन का हम लोग बात करेंगे। सिलिकॉन 14 30 और फास्फोरस 15 और 31। सिलिकॉन 14 30, फास्फोरस 15 और 31। पता है ना ये बात? तो इसमें निकालते हैं, सारा बात हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बताओ इस कंडीशन में क्या होगा? और ये दोनों तत्व तो क्या है? समन्यूट्रॉनिक है। इसका मतलब समन्यूट्रॉनिक है, न्यूट्रॉन समान होगा और बाकी सब असमान होगा। अच्छा तो बोलो Z बराबर P बराबर E बराबर कितना होगा? 14 होगा ना जी सर। A बराबर 30। यहाँ बोलो Z बराबर P बराबर E कितने होगा? 15 हो ना। अच्छा अब आगे बोलो यहाँ पर क्या होगा? एटॉमिक वेट बोलो कितने होगा? 30 होगा। N बोलो 16। 30 माइनस 14 कितना होगा? N बराबर 16 हो गया। यहाँ पर बोलो A बराबर 31, N बराबर 16 और N बराबर बोलो 16। 31 माइनस 15 बराबर 16। कुछ दिख रहा है इसमें? क्या दिखा? N समान है, इसीलिए इसको घेरा मारा है मैंने। तो ये दोनों क्या है? समान है। क्या इसका परमाणु संख्या समान है? नहीं। यहाँ 14 यहाँ 15 नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी समान नहीं है। जब परमाणु संख्या नहीं तो इलेक्ट्रॉन खाक होगा। अच्छी बात है। फिर यहाँ एटॉमिक वेट इसका 30 इसका 31 है। तो यहाँ से डिफिनेशन तुम बना के दिमाग में रख सकते हो कि समन्यूट्रॉनिक उसे वे तत्व जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। याद लेने वाले करेगा थोड़े होगा, ऐसे बना के बनाओ। उल्टा कहना है, उल्टा कहना है, बात वही होना चाहिए। वो चीज़ हो गया। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉन्स, समन्यूट्रॉनिक के गुण। कॉपी पढ़ ले वो ना, तो कोई बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ वो कई चीज़ का बना हुआ है कॉपी मिलकर, कोई से नहीं है। समन्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स का प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो हाँ एक और ले लो, आइसोटॉन्स है मेरे पास पहले लिखा हुआ। चलो यहीं पर उसको हम लिख देते हैं, क्योंकि तो इसको तो हमने स्क्रीनशॉट लेके फोटो लेके भेजा, इसका भेजा हुआ है। तो नोट जब बनाना इस टॉपिक का, तो वहाँ पर इसका एग्जाम्पल में 1-2 तत्व और दे देना। जैसे H, और भी बहुत सारा तत्व हो सकता है। H13 का हम लोग बात करेंगे, हीलियम 24 का बात करेंगे, पोटासियम
19 39 का हम लोग बात करेंगे, और कैल्शियम 20 40 का हम लोग चर्चा करेंगे। ये सब का सब क्या है? हाँ। और ये एक टर्म और होती है लेकिन नहीं जानना भी है, उसके बाद बोर्ड साहब मंडल पढ़ेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इतना ही जानना है, वो भी है भी नहीं, है ना। तो ये बात हो गई। तो एक एग्जाम्पल ये और 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल आइसो टॉन्स का मैंने दे दिया, है ना। देखो टॉन्स में क्या आती है? एन से क्या होती है? न्यूट्रॉन समान होगा, है ना। भूलबो करोगे? नहीं भूलना है। आइसो बार सब याद ही रहेगा। आइसो बार भार समान जिसका भार समान होगा, भार समान परमाणु रहेगा। संख्या अलग-अलग है। तो आइसो बार जब लिखते हो ना, ISOBARS, कैसे लिखा जाता है? यस सर। और कुछ तरीका सिखाते हैं तो सोच सकते हो तुम भी। ISOTOPES और ISOTONES। कुछ दिखा रहा है तुम लोग किसमें? हमको तो साफ साफ नजर आ रहा है। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। खोजेगा तब न मिलेगा, खोजता तो है नहीं। ओह थोड़ा सा मिस्प्रिंट कर दिए, 3 नंबर में ही सब आता है ना। कुछ दिखा? दोनों लास्ट से 3 नंबर पे है सब में। पी से होगा तो परमाणु संख्या समान, यानी कि प्रोटॉन संख्या समान, उसी को प्रोटॉन संख्या समान उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। तो आइसोटॉप्स हो जाएगा। आइसो बार से बोलेगा, अच्छा ए रहा है ना, एटॉमिक वेट, मतलब द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगा। और एन बोलेंगे न्यूट्रॉन संख्या समान होगा। कुछ याद करना पड़ेगा। हो गया। अब भूलबो करेगा, इंग्लिश भी दिमाग में रहेगा। अब कोई भी एग्जाम देने जाओगे, मान लो वहाँ पर इंग्लिश दोनों रहता है, हिंदी बोले तो इंग्लिश, इंग्लिश बोले तो हिंदी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हम लोग बता डिस्कस वहाँ हम तुमको कर दिए। कभी सोचा था ये चीज़? अब सोच लिया ना, हम भी नहीं सोचे थे, बता दिए। बता गया नहीं कभी किधरों से हाँ, टपक तो जाता पढ़ाने के बाद एक्सपीरियंस है, पढ़ाने पढ़ाते बहुत कुछ निकल जाता है धीरे धीरे अपने। तो समन्यूट्रॉनिक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉन्स। नहीं 3 नंबर का याद रखना, लास्ट 3 नंबर पर वो ट्रिकली है, कभी नहीं भूलेगा। कोई पूछेगा धै धै कहना है, इतना स्पीड बोलो कि सोच भी नहीं पाएगा, कि सुनना भी नहीं चाहिए कि तुम क्या बोले हो, है ना। तब हुआ याद करने का मतलब, तोते की तरह बोल देना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉन समन्यूट्रॉनिक के गुण, इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर में अंतर, इसका कुछ इसका कुछ, इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 14 है, इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 15 है। इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या बोले न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर में अंतर होते हैं। ये कैसे? नंबर तो सेम है उसका, न्यूट्रॉन का नंबर से इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर में ये तुम यहाँ सुधार कर लेना नोट्स में। इनके न्यूट्रॉन के नंबर क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना। सिर्फ न्यूट्रॉन हाँ वो फॉलो में लिखा गया होगा, हो सकता है। इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, और न्यूट्रॉन के नंबर समान आते हैं। अरे यहाँ बात सही, एक सेकंड रुको, एक सेकंड सोचने दो हमको। यहाँ पर बात सही लिखा हुआ है ना, एक सेकंड सोचने दो फिर हमको। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर में अंतर होता है। इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर में संख्या में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, देखो इसको लाइन को मत लिखना नोट्स में, हम इसको बाद में फिर बताएंगे। यहाँ पर लिखना क्या है फिर बता देते हैं, लिख दीजिए। हाँ लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे 1 नंबर में फैक्ट लिखेंगे, इसका और इसका तुलना करना, इसका और इसका तुलना। इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। जी सर। इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होगा और इसका जो होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा? समान होगा। काटा है मैंने, ठीक है। इनके प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? असमान होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या असमान होते हैं तथा न्यूट्रॉन वो लिखा गया होगा, वही लिखा होगा, तब लिखेंगे गलती हम अपने मन से थोड़े लिखते हैं। तथा न्यूट्रॉन समान होते
है। बहुत लोग समझ में आया इतना? दिख रहा है ना, इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 14 है, इसका तो 15 है, तो समान नहीं हुआ, असमान हुआ। लेकिन यहाँ तो क्या है, समान है, हैं? उसके बाद इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, इनके द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। परमाणु संख्या समान होगा तो वैलेंसी समान होगा, परमाणु संख्या समान होगा तो वैलेंसी क्या होगा, सेम होगा, और वैलेंसी सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। अभी रट लो, समझ लो, बाद में बताएंगे भविष्य में। वैसे ही मैट्रिक का सिलेबस नहीं है, वहाँ पर भी हम बता देते हैं, मैट्रिक में ही डिस्कस कर देते हैं। नहीं पढ़े हो ये बात जान लो, गुड रहस्य छुपा है इसमें। नहीं, परमाणु संख्या समान होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, समान होगा। क्योंकि जैसे मान लो मैट्रिक का यदि पूरा हम कंसेप्ट यूज करने लगेंगे तो दिमाग तुम्हारा फेल हो जाएगा। इसीलिए हम योग से बचना चाहते हैं। उस चीज़ को बताएंगे जब टॉपिक कंप्लीट कर पढ़ा देंगे तब बताएंगे, है ना। तो इस थोड़ा सा ये रीज़न है। मैट्रिक से अच्छा पढ़ करने के बाद क्या होता है, तो बहुत चीज़ को, सब को चैप्टर को एक ही साथ कंबाइन करके पढ़ा देते हैं, कोरिलेट करके कि यहाँ ये हुआ तो यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा। लेकिन ऐसा तो दिक्कत है यहाँ पर करके आए हो, तो थोड़ा सा इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो आप जैसे मैंने कुछ चीज़ को याद कर लो, अभी बाद में समझा देंगे हम। जैसे परमाणु संख्या समान होगा तो उसका संयोजकता क्या होगा, समान होगा। संयोजकता समान होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, समान। दिमाग में रख लो इसको। द्रव्यमान संख्या समान होगा, केमिकल संख्या भिन्न होगा। द्रव्यमान संख्या समान होगा तो भौतिक गुण समान होगा। बात बुझाना। वो सेम तत्व होगा तब। ऐसा नहीं है कि मान लो आर्गन का 20 18 40 है और कैल्शियम का भी 20 40 है। आर्गन का 18 40 नहीं होता है। किसी तत्व का मान लो 40 है और किसी अन्य का भी 40 है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग एलिमेंट है, नहीं होगा तब भौतिक गुण अलग अलग होगा। द्रव्यमान संख्या सेम भी है लेकिन फिर भी भौतिक गुण क्या उसका होगा, अलग अलग होगा। सेम तत्व होगा ना, द्रव्यमान संख्या सेम है तब भौतिक गुण समान होगा। सेम तत्व जैसे चावल एक जगह रखा हुआ है 1 kg, एक जगह चावल रखा है आधा kg, तो उसका क्या होगा, आखिर है तो दोनों चावल ही है ना। जी सर। तो इसका भौतिक गुण समान होगा। 1 kg रखा हुआ है तो भौतिक गुण समान उसका हो गया। जी सर। नहीं, या 1 kg रखा है चावल, 1 kg रखा है दाल, देखो दोनों वेट बराबर है लेकिन फिर भी दोनों का भौतिक गुण क्या होगा, अलग अलग। तो कुछ इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो, हटाओ वो सबको। तो इसमें यह समझना तुमको है, समइलेक्ट्रॉनिक में इनके भौतिक और रासायनिक दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्योंकि इनके परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। बात खत्म है। और इनका आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा, भिन्न होगा। सिलिकॉन कहीं और होगा, फास्फोरस कहीं और होगा। हम ये भी सिखाएंगे पीरियोडिक टेबल में जितना भी तत्व है, 118 19 तत्व है, जो भी एलिमेंट है वो कहाँ स्थित है उसके बारे में सारा ब्यौरा प्राप्त करेंगे धीरे धीरे आगे आगे। 11th है ना, तो सारा बात हम लोग बात करेंगे। ये 11th में सब बात किया जाता है। अब बिना 11th 12th कहेगा पढ़ लेंगे तो रट करके पढ़ना भैया करके नहीं। अब हम लोग फिर उधर से मारते हैं स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ हम लोग चल रहे थे, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इम्पोर्टेंट मॉडल है। छोड़ दिए थे, आगे बढ़ गए। इमेज भेजे होंगे टेलीग्राम पर, देखो आया होगा, कल ही डाले थे। उसका काम अब यहाँ तक पहुँचे हैं, उस दिन जो डाले थे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम के परमाणु मॉडल है ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखो रदरफोर्ड साहब क्या कह गए थे, नहीं 1911 में ही बेचारा कह गए थे। अब उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। निकाल के रखो, तो इसके में भी गया होगा ना, इसके में भी देखेंगे। तुम्हारा स्क्रीन धुंधला है, टेलीग्राम पे भेजे। हाँ आया होगा, देखो ठीक है ना। कौन है सब है? अरे यही सब है, रखो ना, हम देख लेंगे अपना कुछ नहीं है। नया वाले पढ़ाएंगे ना। तुमने नया लेकर आता तुम्हारा आदि बदल लेते। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नया का खरीदो, बढ़िया बढ़िया आजकल लॉन्च हुआ है ना, यही से यूज कर। अभी तो 8 महीना में रदरफोर्ड करे छे लोग, तो महीने महीने मोबाइल बदलता है। इसको खूबे रुपया का जैसे बवाल का मॉडल होता है गाछ। ठीक है, हो गया। आगे यहाँ देखो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।
बहुत इम्पोर्टेंट है। परमाणु मॉडल देखो, केमिस्ट्री का पिछला मान लो एक पहला यूनिट है, वो देखो मत देखो, लेकिन वहाँ लिखा होगा प्ले लिस्ट में, जैसे निकालो तो यूट्यूब दिखा देते हैं, देखो तो वो जरूर देख लेना। वो भी पढ़ेगा तो बाद में कोई वो भी सीख लेगा कि कैसे क्या करना है, नहीं तो फिर भारी दिक्कत हो जाएगा केमिस्ट्री को अच्छा से समझने में। हम बोलेंगे कुछ पता चलेगा क्या कह रहा है ये, है ना। तो सब्सक्राइब किया होगा तो वहाँ होगा ये ना, सब्सक्रिप्शन में रहता है, आ गया ना। अब देखो जैसे खोले ना यूट्यूब में, ये वीडियो है, यहाँ नहीं है सीरियली, ये तो मान लो जो डेली डालेंगे वो मिलेगा यहाँ से। यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट। ये 11th मैथमेटिक्स डाला हुआ है, 17 क्लास देखो हो चुका है मैथमेटिक्स तुम लोग को, इसलिए समझ में कैसे आएगा, 17 क्लास हो चुका है ना। तो 17 क्लास अब मान लो जो अभी चल रहा है मैथमेटिक्स में, क्या पढ़ रहे हो, सीधा को बैठो, बायनोमियल थ्योरम, वो तो आप समझ में आ जाएगा। तो बायनोमियल थ्योरम समझ में तभी आएगा जब बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे बायनोमियल थ्योरम कहाँ डिस्कस किया है बताओ, आज देखो अभी एक ही लेक्चर गया है बायनोमियल थ्योरम का, 1 घंटा लेक्चर है ना, एक आज का शाम रात में डालते हैं, है ना। तो ये देखने के बाद कितना 3 क्लास होगा बायनोमियल थ्योरम का, उसमें कंप्लीट है, तो वो समझ में आ जाएगा। तो खैर मैथ अभी उतना जरूरी नहीं है, ये नहीं भी देखो, ये तो मैथ का हो गया, सीरियली है। पहला लेक्चर मिलेगा, एक लेक्चर नंबर 1 मिलेगा, लेक्चर 2, 3 ऐसे है सीरियली। आज जो सबसे लेटेस्ट लेक्चर अपलोड करेंगे तो मिलेगा सबसे ऊपर में, नहीं मिलेगा। अच्छा यहाँ चल जाएगा पता। अब जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स भी अभी नहीं देखो तो कम चल, लेकिन देखना धीरे धीरे अपना बाद में करके, है ना। तो ये फिजिक्स का हो गया, सबसे लास्ट वाला यहाँ होगा, और सबसे अभी डाले हैं यहाँ सब बात लिखल है, देखो जैसे यहाँ पर है ना लिखा हुआ, यहाँ पर सब बात लिखल है, ना 11th फिजिक्स, देखो यहाँ से 11th फिजिक्स, मोशन, डेरिवेशन ऑफ फलना चिलना, सब बात लिखा मिलेगा। और केमिस्ट्री का जरूर देख लेना, केमिस्ट्री का देख लेना। केमिस्ट्री का ये पिछला देखो या नहीं देखो, 1 से लेकर के 2, 3 देखो, 1 घंटा क्लास है सब। तो केमिस्ट्री का तुमको फिर तुम पकड़ो, लिखा लेना यहाँ पर यूनिट 2, यूनिट 2 देख लेना, समझ में अच्छा आएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम बहुत होगा। 1 घंटा का ये है और 1 घंटा का ये है, तब समझ में आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ शुरू किया यूनिट 2, ये देख लेना, 1 घंटा का, 1 घंटा ये देख लेना, फायदा है, डाला हुआ है तो नहीं है, हमको पता है भविष्य में किसी के नहीं काम आ ही जाता है। हाँ तो वो भी देख सकते हो। तो 2 को ये देख लेना, 2 लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, आज लेक्चर नंबर 7 अपलोड करेंगे। आज जो पढ़े हो ये कल अपलोड होगा नहीं, नहीं आज ही अपलोड करेंगे, ये आज वाला आज ही कर देते हैं केमिस्ट्री का, सुबह वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब ये तो ऑर्गेनिक है तो अभी नहीं भी देखेगा तो काम हो जाएगा, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला देख लो, समझ में क्या ना। मोबाइल है ना घर में, हाँ नहीं है तो किसी से मांग कर कहना, फिल्म देखेंगे अपने देगा उस नाम पर। उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें मैट्रिक में 32 क्लास हुआ है, सब ने देखना है 32 क्लास। इसमें तुमको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखना है, तो बेसिक अच्छा हो जाएगा। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 स्क्रॉल करोगी तो नीचे पता चल जाएगा, ये देख लेना है यहाँ से, है ना। इतना कम से कम 4 डिश देखना पड़ेगा अभी केमिस्ट्री को, मेरे साथ साथ समझने के लिए। तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, वो पहले हम कह देते हैं, नहीं कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा पूरा 100%, 70-80% तो आ ही जाएगा, वो तो किसी को आ जाएगा मैट्रिक का साथ पढ़ का आया है तो, वो चीज़ हम पहले बता दिए। तो इसीलिए समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। वो 4 लेक्चर देख लेने के बाद 2 केमिस्ट्री का लेक्चर और 2 10वां वाला का, पहले देखना 11 का, तब देखना 10वां का, तो सारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर 4 घंटा में। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसी को कहते हैं हम लोग रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी। इसको हेडिंग का नया नाम है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, जिठों ने दे दिया सिद्धांत, पढ़ना पड़ रहा है ना, उससे जाएगा तो मिलना कभी ऊपर, है ना। कहना भाई तुम लोग इतना सिद्धांत काहे देते हो, दे देता कहीं ग्रुप डी सब नौकरी बेचारा आराम से चक्की पीसता ना, नौकरी में देता है साइंटिस्ट को, नौकरी भी देगा तो जिंदगी भर माथा खराब करेगा अपना, नहीं हम लोग माथा खराब कर रहा है। तो अच्छी बात है, माथा खराब करता है तो सुविधा मिल रहा है जी। अभी क्लास मान लो कंप्लीट हो चुका था तो फिर तो नहीं पढ़ाते उसमें, तो फिर पॉसिबल नहीं है, बैक गियर मारेंगे, है पॉसिबल। वो दे दिया टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी उसी सब का देन है ना, उसी सब का देन है, इतना डेवलप हुआ है, तो फिर से क्लास देख सकते हो तुम लोग।
तो अब हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि ये मॉडल है क्या, या इसी को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, एक ही बात है। क्या है तो पहले जान लो, रदरफोर्ड हेडिंग लिखल है, तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? रदरफोर्ड ही दिए थे। रदरफोर्ड कभी आया था? आया था इससे पहले पढ़ाए नहीं तो पता ही होगा मुझे तुम लोग को ना। बताओ क्या है मॉडल? मॉडल है सर, किसके पिता वही बताया। किसके पिता है रदरफोर्ड? वो नाम दिया होगा। हाँ नाम दिया है, नाम दिया सर। ये था ना गोल्डन रदरफोर्ड था ना, याद रखना तुम। तो ठीक है, तो रदरफोर्ड साहब का ही ये सिद्धांत है, और इसने ये सिद्धांत 1911 ईस्वी में दिए थे। नहीं, 1911 ईस्वी। लोग सोना रखता है बक्सा में बंद करके, उसी से टेस्ट कर रहे थे, मोबाइल लगा दिखाते हैं। क्या ये करामत की रदरफोर्ड साहब? देखो, रदरफोर्ड साहब ने एक सोने के गोल्ड के जितना बात बोलेंगे, लेने वाले दिमाग में रख लेना, एग्जाम में वही लाइन से क्वेश्चन आती है, जितना मेरे मुंह से लाइन निकलेगा। वरदान है, नहीं है? हाँ, तो ये जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड साहब किए थे, ये सोने के मतलब गोल्ड के पतले फॉइल लिए थे। गोल्ड के पतले पत्थर पर, या पतले चादर भी कह सकते हो, लिखा होगा यहाँ पर। तो रदरफोर्ड इज फादर ऑफ, हाँ एक ये तो पहले बताए थे, रदरफोर्ड को है ना न्यूक्लियर फिजिक्स का पिता कहा जाता है, नाभिकीय फिजिक्स का, वो चीज़ है। इस हेडिंग को एक और हेडिंग कहते हैं हम लोग, जो हम लोग यहाँ लिख देते हैं इसको, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ध्यान देने वाली बात है, जितना इम्पोर्टेंट तुम सोचते हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग स्कैटरिंग है, वो नहीं होगा, स्कैटरिंग, हाँ वही होगा, स्कैटरिंग, याद आया, सही लिखे थे हम। एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब होता है प्रकीर्णन। अरे हिंदी में तो बड़ा दिक्कत है, देख कर हिंदी लिखना पड़ता है हमको। या इसका मतलब होता है बिखरना, है ना, एक्सपेरिमेंट। हाँ वो बात सही है, कई साल से कंटिन्यू इंग्लिश ही देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 6 इयर्स, तो ये चीज़ हो गया। तो इस ये हेडिंग बोलो, या ये हेडिंग बोलो, या ये हेडिंग बोलो, जो बात बोलेंगे वो सब के लिए वैलिड है, नहीं है ना? एक ही जो भी अभी 10 मिनट हम लोग, 15 मिनट, आधा घंटा हो सकता है, टॉपिक जाए लंबा, थोड़ा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको 15-20 मिनट में निपटा देंगे। तो सब में एक ही बात है, तो एक ही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोलो, या रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत बोलो, या रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलो। पेज लो जब, है ना, वो क्या है तो अब देखो। रदरफोर्ड साहब क्या किए, गोल्ड फॉइल पेपर लिए, सोने के पतले चादर लिए, एक तरह से, है ना। 1911 ईस्वी में खिलौना नहीं मिल रहा था खेलने के लिए, है ना। रदरफोर्ड साहब 1911 ईस्वी में सोने के पतले पत्थर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, खेल धूप कर रहे थे। गोल्ड, है ना, फॉइल पेपर लिए, सोने के पतले चादर लिए, बहुत महीन चादर, थिकनेस ऑफ गोल्ड जो लिए थे उसने। एग्जाम बनने आता है, कंपटीशन में आएगा, एग्जाम बनने आएगा तो मतलब मेरा ये है सेमेस्टर एग्जाम बन जाएगा तुम्हारा, कंपटीशन में आएगा तो बहुत बुझबे, जितना नाम सुना है सब में आएगा, है ना। तो थिकनेस ऑफ गोल्ड 100 नैनोमीटर। बोलो 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10 के पावर माइनस 9 होगा, यानी कि 1/10⁹ मीटर। बहुत सोच लो कितना पतला होगा, 1 मीटर लगभग इतना बड़ा होता है ना, जो भी अपना है, उसमें 1000 से भाग दो,
ठीक है ना। इतना पतला लिए, चदरा कितना पतला होता जी है, सर, उससे भी उससे भी पतला ज्यादा। लिए। चदरा तो 0.6 mm होता है, 0.5 mm थिकनेस लेते हैं चदरा का हम लोग ना। 0.4 तो है 0.4, हाँ वही रेंज में है। उसके बारे में भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर मिल जाएगा मेरा लेक्चर, देखना वहाँ लिखा होगा। AC सीट GI सीट होगा, बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ाए हैं उसके बारे में। तो इतना पतला लेना है, गोल्ड फॉइल पेपर लेना है ना। ठीक है, गोल्ड फॉइल पेपर मैंने लिया। काहे बार बार मोटा मोबाइल बीमारी लग जाता है, बार आधा घंटा लगा। आधा घंटा लगा। है ना। तो इनमें से सिखाते हैं। तो मान लो ये है मेरा गोल्ड फॉइल पेपर, ये सोने का पतला चादर लिया, नहीं है ना। जी सर। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बना सकता है, रहता होगा मस्जिद में। 0.4 फिर से सुनो, 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर तक। जी सर। देखा, इसको याद था। जी। अब देखो, तो इस एक्सपेरिमेंट जो हम अभी पढ़ाने वाले हैं वो हम 3D पिक्चर इसका लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, है ना। जी सर। 3D पिक्चर लेकर आए हैं, ये चीज़ है। अब दुनिया में किसी भी पदार्थ का निर्माण हुआ होगा तो परमाणु से मिलकर ही होगा। जी सर। बिना परमाणु का हुई। बिना परमाणु क्या होता है बताओ, तुमको बताओ, परमाणु बताओ। पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट कण है, सूक्ष्मतम कण है, उससे छोटा कुछ भी नहीं, डाल्टन बाबा के अनुसार से। वो तो एक्चुअली में होता ही है, उसके अंदर भी कुछ चीज़। तो ये चीज़ परमाणु होती है। जाकर 4 लेक्चर देख लेना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। टर्म बोलेंगे, टर्म तो समझा चुके हैं नाम, तो बार बार समझाएंगे नहीं, घंटा भर लगा समझाने में हमको, नहीं लगा था जी। तो फिर वो 4 लेक्चर जाकर देख लेना, बेनिफिट है ऑनलाइन एजुकेशन का यही। तो अब एटम, तो ये सोने का पतले चादर लिया, गोल्ड फॉइल पेपर लिया मैंने, इसका थिकनेस है 1 नैनोमीटर। ओके, जो यहाँ पर दिख रहा है यही है गोल्ड फॉइल, है ना, ये गोल्ड फॉइल है। और इससे जैसे है ना तुम्हारा एक्स रे प्रकाश, सूर्य की किरण है, उसी प्रकार से अल्फा रे होती है, अल्फा रे होती है, बीटा रे होती है, गामा रे किरण है, अल्फा रे किरण। इसे क्या करेंगे, पहले इसका दिखा दो, ये गोल्ड फॉइल पेपर है, इसका एटम दिखा दो। मान लिया इसका ये है ये है, मान लो इसका एटम है, एटम मतलब परमाणु है। बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं तुमको ताकि समझ में आए। है ना, कुछ इस प्रकार से है। नहीं सटा तो मतलब गलत है, उसके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कुछ जगह वो सटाल नहीं है उसमें। अरे वो तो एटम इतना क्लोज होगा कि तो आँख से दिखना ही पॉसिबल नहीं है। तुम लोग देखे 10वां का दोनों लेक्चर नहीं देखा, क्या देखेगा, मोबाइल यूट्यूब से फुर्सत नहीं मिलता, यूट्यूब लेक्चर क्या देखेगा, सुख नहीं है इसलिए फुर्सत है। सब देखो तो देखो पहले उसमें क्या डिस्कस किए हैं, देखिएगा तभी ना। हेडिंग से मतलब फिर हेडिंग उसमें क्या हेडिंग लिखा होगा, हो सकता है सेम टॉपिक, जब जाएगा अंदर तब पता चलेगा उसमें क्या पढ़ाए हैं। नहीं ये जड़ मजबूत हो जाए। हाँ तो पहले देखो तो इसमें ये हम इस गोल्ड फाइल के परमाणु को, एटम को हमने दिखा दिया है ना, अच्छी बात है। अब इसमें क्या करेंगे, इससे अल्फा, एक जैसे बंदूक होता है ना गन, जैसे टॉर्च से लाइट निकलती है, इस प्रकार से होती है। एक रेडियम गन लेंगे, क्या लेंगे, रेडियम गन लेंगे, बंदूक लिया रेडियम का। और ये जो रेडियम गन है ऐसे निकले रहेगा, तो ये है रेडियम गन है, ये रेडियम गन है बंदूक। इतना बता देते हैं कि बाद में फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा टॉपिक को। ये रेडियम गन है। व्हाट्सएप मैसेज आया है क्या, दिखाओ अंदर क्या आया है। वीडियो कॉलिंग अच्छा। तो एयरप्लेन मोड में डाल दो, डाल दिए। नहीं मैसेज देखेंगे ना हम लोग क्या मैसेज, इतना इमरजेंसी मैसेज आया होगा ना, फोन करके बात ही कर लेंगे सब आदमी 1 घंटा। अब दूसरा दिन से कॉल ही नहीं करेगा 5 घंटा 6 घंटा। तो ये मैंने एक रेडियम गन लिया, इस रेडियम गन से अल्फा किरण निकलेगी। क्या किरण निकलेगी, अल्फा सोर्स। तो अल्फा सोर्स है, तो ये बात हुई। अब क्या होगा, इससे अल्फा किरण निकलेगी, रेडियम गन से अल्फा किरण क्या होगी, निकलेगी।
अच्छी बात है, निकलेगी तो हम उसमें क्या करेंगे, देखो उसमें क्या करेंगे। तो यही है अपना अल्फा रे है, इससे अल्फा रे क्या हो रही है, निकल रही है। अब देखो कुछ इस प्रकार का हुआ है ना, इसी को इसके एक्चुअली में ऐसा है, समझने के लिए ऐसे करके दिखाया गया है, इसको समझने के लिए ऐसा करके दिखाया गया है। क्या देखे हम, क्या देखा है मैंने इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, जब ऐसे रे गई, मान लो यहाँ से रे जा रही है, ऐसे रे गई है ना, ऐसे रे जा रही है, ऐसे चली गई रे, ऐसे रे जा रही है, ऐसे चली गई ये रे, मुड़ गई है ना, अच्छी बात है, ऐसे रे चली गई है। और क्या देखते हैं, कुछ रे है, बहुत सारे रे ऐसे हुई है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे चली गई। ऐसा एक्सपेरिमेंट करने पर हमको पता चलता है, ऐसे मुड़ गई। कुछ रे इसमें ऐसी है कि वो सीधा चली जाती है, ऐसे सीधा जा रही है, सीधा निकल गया आर पार, ऐसे सीधा आर पार निकल गया, समझ में आ रहा है ना। और कुछ रे ऐसी है इसमें जो कि पता नहीं यहाँ क्या है, क्या चीज़ है, ऐसे गई, इससे टकराई और फिर इससे ऐसे वापस लौट आई, इसी पथ पर वापस फिर लौट गई। क्या समझा इससे, ऐसी कुछ घटना होती है, समझ में आ गया ना। यानी कि जब सोने के पतले फॉयल से होकर के अल्फा सोर्स को गुजारते हैं, उससे होकर ट्रेवल करवाते हैं, जैसे इसमें करवाया गया है। तो जैसे देख रहे हो, तो कुछ ऐसे होकर के चली गई है, ऐसे कुछ दूर तक गई और फिर बाएं मुड़ गई, ऐसे गई, फिर दाएं मुड़ गई, जो भी अपना है, कुछ सीधा चली गई, कुछ बीच में पता नहीं सा क्या मिला, उसको टकरा करके वापस लौट गई। लेकिन ये सब वापस टकरा नहीं लौटी, अपना भीतर भीतर हो रहा है। अब इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखने के लिए मिलता है। रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किए थे, यानी कि यहाँ पर जो है ये बला, ये थीटा बराबर 180 डिग्री हो रहा है ना, 180 डिग्री कोण बनाते हुए ऐसे गया, फिर लौट आया, 180 डिग्री के कोण बनाते हुए, है ना, ये बात हुई। और क्या देखेंगे इसमें हम लोग, समझ में आ रहा है, उसमें सब चीज़ बताइए दिए, वो स्क्रीन में बताएंगे, नहीं जानना है। अब देखो, और इसके बारे में देखो क्या देखने के लिए मिला। रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में सोने गोल्ड के पतले पत्थर या पतले फॉयल पर अल्फा कणों से आघात किया, एहन अल्फा कण जी सर आघात किया। तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण परमाणु के आर पार हो जाते हैं, देख रहे हो ना, परमाणु के भी आर पार इस प्रकार चला गया, विचलित हो जाते, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं, अपने कुछ आर पार हो गए, कुछ अपने पथ से विचलित हो गए। देखो यही आर पार हो गया ना, यही कुछ क्या हो गया, अपने पथ से विचलित हो गया है। लेकिन बहुत कम ही अल्फा कण जिससे होकर गई मूल पथ पर वापस आती है, बहुत ऐसा कम मिलेगा, ऐसा बहुत कम मिलेगा अल्फा कण, है ना, जो इससे गई और टकरा वापस लौट गई, बहुत कम मिलेगा। ये चीज़ हो गई। उपयुक्त एक्सपेरिमेंट के आधार पर हमको क्या देखने के लिए मिलती है, तो उपयुक्त प्रयोग एवं निरीक्षण, ये जो एक्सपेरिमेंट है और ये जो प्रयोग है, इसके आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में एक सिद्धांत दिया। परमाणु से होकर के ही ना कुछ आर पार हो गई, कुछ अपने पर विचलित हो गई, कुछ मूल पर तो लौट आई, बहुत कम ही। तो ये जो इस प्रकार का परमाणु फेनोमेनन रदरफोर्ड साहब देखे, तो इसी को रदरफोर्ड का क्या कहते हैं, हेडिंग क्या लिखे थे बताओ, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हो। ये जो परमाणु इस प्रकार एक्सपेरिमेंट किए हो ना, इसी को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अच्छा एक चीज पूछ सकते हो कि आप कोई भी फाइल ले सकते थे ना, आखिर सोने का लिए, क्योंकि इतना पतला सिर्फ सोना ही बनाया जा सकता है, एल्युमिनियम लोहा को इतना पतला नहीं कर सकते हो। तब ना 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है ना, बात बुझा, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा। उसके लिए हमको बताना है, सोचेगा ये होता ही नहीं है, जानकारी दे दिए, है ना। तो ये बात हो गई, तो वो बात हो गई। आगे देखो, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है,
चुरा के घर में कभी कुछ खाए हो अंधेरा में? खाया जरूर होगा। नहीं, अंधेरा में भी हाथ चला जाता है। मान लो एक झोला है, उसमें कुछ रखा हुआ है, इतना बड़ा कुछ सामान है, ऐसे समथिंग, नहीं है ना? अच्छी बात है, झोला में हाथ दिया अंधेरे में, तो जहाँ जहाँ खाली होगा वहीं भी आर पार हाथ जाएगा ना। और जहाँ कुछ सामान होगा, क्या सामान का आर पार तुम हाथ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वही एक्सपेरिमेंट हुआ। वो जो आर पार चले गए, इसका मतलब वहाँ खाली जगह होगा, तभी आर पार गया है। अब समझा? नहीं तो आर पार नहीं जाता वो। तो रदरफोर्ड साहब यही देखे कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, खोखला होता है, तो तब ना वो आर पार चली गई। और यदि कुछ होता भारी, ऐसा कुछ भारी भरकम पदार्थ, बहुत मतलब कॉम्पैक्टेड पदार्थ होता, तो आर पार नहीं जाता अल्फा रे, लेकिन चली गई। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या होगा? खोखला, खाली होगा। चोरी किया, उससे सीख लिया। परमाणु के बीच में एक धनावेशित पिंड होता है, जहां परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित रहता है। परमाणु के इस भाग को नाभिक या केंद्रक, यहाँ से जन्म होगा नाभिक का, न्यूक्लियस का। देखो अल्फा बराबर जो होगा ये He+2 होता है, यानी कि डाई पॉजिटिव हीलियम आयन। जब हीलियम जो है ना, हीलियम होता है ना 2-4, जब हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, त्याग करेगा, प्लस वाला तो त्याग किया होगा, तब वो अल्फा किरण में बदल जाती है। अल्फा उसी कहा जाता है, अल्फा रे। और अल्फा में तो प्लस होगा, प्लस है ना, ये चीज अल्फा ही है। तो मैंने देखा कि रदरफोर्ड साहब ये बताए कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होगा? खाली होगा। क्यों होगा? कि बहुत सारा रे आर पार चली गई, कुछ पाथ विचलित हो गई, तो खाली होगा, तभी ना इस प्रकार की घटना हुआ। अच्छी बात है। लेकिन ये देखिए कि जो अल्फा किरण अपने गई और टकरा कर वापस लौट गई, और तुमको पता है प्लस प्लस एक दूसरे क्या करती है? रिपेल करेगा, करेगा ना? अच्छी बात है। तो इस प्रकार का यहाँ कुछ प्लस वाला फेनोमेना होगा ना यहाँ पर, सब ना घूर करके वापस चला आया। आर पार ने तो आर पार जाता, वहाँ खाली रहता था। हाँ, तो उसी को रदरफोर्ड साहब बोले ये न्यूक्लियस हो गया। परमाणु के बीच में एक धनावेशित पिंड होता है। ये परमाणु के बीच में एक धनावेशित पिंड, धनावेशित ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। और जहाँ पर परमाणु का संपूर्ण भार होगा केंद्रित, मतलब पूरा कॉम्पैक्टेड होगा, कठोर होगा, वो पूरा कठोर होगा वो। जैसे ये पदार्थ है ना, इसका सीजी कहाँ होगा? जहाँ रेस्ट में रहेगा ये। जैसे बोले यहाँ इसका सीजी होगा, कोई पूछेगा यहाँ, तो बोलेंगे यहाँ रेस्ट में रहता है, नहीं, रेस्ट मतलब विराम में। ये विराम में कहाँ रहेगा? रहेगा ना। तो यहाँ पर विराम होगा, इसका सीजी यही होगा। तो हम बोलेंगे इसका मास कंसंट्रेटेड यहीं पर है, केंद्रित है, पूरा बॉडी का मास यहाँ पर नहीं है ना। तो उसी प्रकार से जहाँ से रे टकरा कर वापस लौट गई है, वो पिंड धनावेशित पिंड है। वहाँ कुछ धनावेशित पिंड इस प्रकार का है, और उसी का नाम दिए रदरफोर्ड साहब ने, नाभिक या केंद्रक। उसे रदरफोर्ड साहब क्या बोले? अच्छा, तुमको नाम दे देते, तुम नाभिक या केंद्रक हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नाभिक या केंद्रक में प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन में प्लस चार्ज होते हैं, इस रीजन से। अब ये चीज क्लियर हुआ? तो बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है, वहाँ पूछ सकते हैं तो प्लस ही काहे हुआ, तो इसके पीछे रीजन है, समझ में आया? तो रदरफोर्ड साहब जो न्यूक्लियस नाभिक है वो यहाँ से वर्ड निकला, वो तो कंसेप्ट हमने पहले यूज कर लिया था, सारा चीज पढ़ रहे हैं तभी से, तो उल्टे होगा इसमें। पहले रट लेंगे, बाद में समझेंगे कहाँ से आया है ना। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का 2 टॉपिक मैंने पढ़ा। और तीसरा रदरफोर्ड साहब क्या बोले कि बोले नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन के तुलना में नगण्य होता है। मतलब कम। अच्छा, ये तो बहुत छोटा सा पिंड होगा, तो आयतन मतलब होता है जितना जगह छकेगा, तो उसका तो उतनी जगह छकेगा। इधर तो सब खोखला है, ये तो बहुत जगह छकेगा। देखो ना, ये कितना छोटा है, इधर कितना जगह छकेगा। तो बोला परमाणु का जो है नाभिक का आयतन, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो परमाणु की तुलना में क्या होगा? नगण्य होगा, बहुत कम होगा। बात भी सही है। आयतन क्या होता है बताओ? जो वस्तु जितना जगह छेदती है। तुम बताओ आयतन। बोतल कहाँ है, लाओ तो। इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन निकालो, तुम बताओ, कोई बताओ हमको, निकाल के आयतन। आयतन हाँ। वस्तु है सर, हाँ। इसमें कितना चीज अटेगा ना, वही इसका आयतन होगा। समझ में आ गया?
कितना जगह को ऑक्यूपाई करेगा, जी सर। है ना, वही जितना उसका समय वॉल्यूम हो आता गया है, है। जितना समय रख पाएगा उसका उतना आयतन। अच्छा, इसका आयतन निकाल लेंगे कैसे, ये भी बता दो तब हमको, तब समझेंगे तुम्हारा कैसे परफेक्ट इस मामला में है। इसका आयतन कैसे निकालेंगे? अब इसमें कितना लीटर आता है पानी हमको पता है? नहीं पता हमको है, हमको कैसे पता चलेगा? आपका इधर पता नहीं था? उसको थोड़े पता होगा, हमको नहीं, हम भूल गए हैं। IQ मेरा कमजोर है, तुम बताओ। हम तुमको दिए है ना, ठीक है, दिए ना। अब हम तुमको बता, एक टॉपिक की हट के बात हम लोग करें, जब कुछ हम पूछ ही देते हैं, बताओ इसका कैसे निकालेगा आयतन? किस्मत दिया कैसे? नहीं जानते हो ना, नहीं जानना है। मैट्रिक में पढ़ना था, वहाँ पढ़ना जा करके, नहीं आयतन वॉल्यूम नहीं पढ़ना है। मैट्रिक वाला से पूछना, वो बता देगा। नहीं, सारा चीज बताए हैं, किसी भी बॉडी का आयतन निकाल देगा वो। यहाँ पर सब फार्मूला, तुम गोला का अटकाए हो, हमने गोला पूछेंगे नहीं, बेलन का जो मिलेगा वही पूछ देंगे हम, जो सामना मिलेगा चलो इसी का निकालो आयतन। और कहेगा इसका कोई शेप ही नहीं है, उसका पूछ देंगे। नहीं निकाल सकते हो, होमवर्क दे दिए कल पूछ कराना, जहाँ पढ़े उस सर को फोन लगा पूछना, सर बोतल का कैसे निकालेंगे, बता देंगे तो हमको बता देना है। फोन करके पूछना, तुम्हारा तो मामा ही है ना, तो फोन करके पूछना। तो थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया, नहीं तो ये चीज, हाँ बता रहे थे, दो बात पढ़ लिया हमने। तो नाभिक का आयतन परमाणु का आयतन की तुलना में क्या होगा? नगण्य होगा। नाभिक का आयतन बहुत कम होगा, लेकिन परमाणु का आयतन बहुत अधिक होगा। अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, ये भी देखे थे रदरफोर्ड साहब। बोला अरे हम तो और कुछ देखे हैं। क्या देखे हैं जी, उससे पूछे, वो बोले इलेक्ट्रॉन, ये जो नाभिक है ना, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, सुरक्षा कवच की तरह घूम रहे हैं, और वो वृत्ताकार कक्षा में लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, नहीं है? अच्छा, परमाणु के, एटम के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल काम करता है। अभिकेंद्र बल मतलब जब केंद्र की तरफ बल काम करेगा तो अभिकेंद्र बल काम बोलेंगे उसको, और जब केंद्र से बाहर की तरफ बल लगेगा तो अपकेंद्र बल बोलेंगे उसको। नहीं है? समझ में आ गया ना? अभिकेंद्र, केंद्र, जब सेंटर की तरफ बल लगेगा अभिकेंद्र बोलेंगे, अपकेंद्र सेंटर से बाहर लगेगा तो क्या बोलेंगे? अपकेंद्र बोलेंगे। तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल लगते हैं। समझना क्या ना? इन बलों की दिशा विपरीत होगी। मान लो जैसे ये है तुम्हारा नाभिक, और ये इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगा रहे हैं, तो जब इधर लगेगा ना बल तो बोलेंगे अभिकेंद्र, इधर लगेगा तो बोलेंगे। अब देखो, एगो उधर से एगो इधर से, नहीं इस प्रकार का कुछ काम हो रहा है यहाँ पर। दोनों का दिशा अलग अलग है ना, एगो इधर दिशा, एगो का इधर दिशा। तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल लगते हैं, लेकिन इन बलों की दिशा क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, लेकिन परिमाण में बराबर होते हैं। परिमाण मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं? बराबर, जिनके कारण संतुलन बना होता है। नहीं देखो, गांव में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है, उसको बुलाना। नहीं उसको धर देना अकेले, तुम 5 को मिल जाना, एगो दे देना रस्सी उसके हाथ में, क्या देना? उसको कहना आप भी खींचिए, इधर हम लोग खींच रहे हैं, वो भी खींच रहा है। ये मेरा एक दाहिना हाथ, ये मेरा बामा हाथ है, ये दाहिना हाथ, आइए इससे इधर खींच रहे हैं इस कलम को 5 न्यूटन के बल से। कितने न्यूटन के बल से? 5 न्यूटन। बल का मतलब क्या होगा? न्यूटन। और ऐसे खींचेंगे इधर आएगा ना, ये हाथ को बोलेंगे तुम भी खींचो इसको, 5 न्यूटन इसमें खींचेगा तो कहीं किधर हो जाएगा? ये नहीं जाएगा, बराबर है ना। आप मान लो ये ज्यादा ताकतवर है, इसको ये बढ़ा दिया 10, ये कितना 5 है, किधर जाएगा? कितना से जाएगा? 5 से। कितना से जाएगा? 5 से। अब इधर ये सोचेगा अच्छा हम, और ये कहेगा हम कर देते हैं 15, इधर कितना है? 10। अब किधर जाएगा? इधर जाएगा।
E15 का ठीक है, चलो अब गुस्सा तुम करेगा 5 हम भी बढ़ा देते हैं, तो E15 कहीं जाएगा? इससे पहले 5 था तो भी नहीं गया, 15 था तो भी नहीं गया, अलग अलग था तो गया। तो वो जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो बल लग रहे हैं, अभी केंद्र और अपकेंद्र बल वो बराबर मैग्नीट्यूड में है। केंद्र की तरफ यदि 5 लग रहा है तो केंद्र से बाहर भी कितना लगेगा? 5। दोनों 5 से खींचेगा तो बंधन रहेगा, इधर नहीं भागेगा नहीं उधर भागेगा। इसी रीजन से मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं परिमाण में बराबर, तो 5, 6, 7 ये सब इसको मैग्नीट्यूड परिमाण कहा जाते हैं, जिसके कारण वो स्टेबल होते हैं, अस्थायी तो होते हैं, वो बिखरता नहीं। ऐसा थोड़े होता है सोना का पतरा फैल लिया अब पिघल कर अपने इधर उधर भाग रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। जब गर्व करते हो किसी चीज को तो काहे पिघलता है, भी जवाब देंगे कभी भविष्य में। नहीं पिघलना चाहिए, काहे पिघलता है? नहीं पिघलेगा, है बताएंगे, धीरे धीरे सीखोगे। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो ना। आगे का टॉपिक ये हम लोग कंप्लीट किए। क्या कंप्लीट किए बताओ? रदरफोर्ड का परमाणु उधर न्यूमेरिकल अपना है, देखो मॉडल बनाना नहीं होगा तो खाना बन ही जाएगा। तो ऐसा थोड़े है कि रदरफोर्ड साहब मॉडल दे दिए तो बड़का काम कर दिए, काम तो बहुत बड़ा किए है ना। कुछ दोष भी है इसमें, कुछ इसका दोष भी है। क्या है दोष? एक चीज देखो, यदि तुम वहाँ पर 1, 10, सैकड़ा, 1000, 10,000, 20,000 अल्फा रेज इससे भेजेगा ना, तो 20,000 में से एक अल्फा रे टकरा के वापस आएगा। लिखल नहीं है, बता दिया मैंने वहाँ पर। यदि 20,000 भेजेंगे तो उससे एक टकरा करके क्या होगा? घूर के आएगा, घूर के वापस आएगा। सोच लो कितना कम होगा। नहीं, और जहाँ से टकरा कर वापस उसी क्या बोलेंगे? नाभिक बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस वर्ड यहीं से आया है। ओके, और अब ऐसा बात लिखल है ना। तो इससे कंसेप्ट क्या निकला? कंक्लूजन, निष्कर्ष। इस एक्सपेरिमेंट से निकला जो मेन मुद्दा निष्कर्ष निकला, इससे ये निकला ये परमाणु है, बड़ा करके मैंने दिखाया है, परमाणु को बड़ा करके दिखाया है। तो यहाँ इसके बारे में बोले कि ये परमाणु है ना, इधर जो है ना पूरा भार इधर ही होगा कंसंट्रेटेड, पूरा भार, और ये सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, तब ना टकरा कर वापिस लौट गया ना। अच्छी बात है। अब बाकी यहाँ से ले कर करके यहाँ तक का जो पार्ट है ये खाली है, इम्प्टी है, वैकेंट है, खाली है। ये क्या है? खाली है। और इसको बताया रदरफोर्ड साहब न्यूक्लियस। नाभिक खत्म हो गया नहीं, कितना उसको निकल ही जाता है। नाभिक है ना, ये इसका निकला कंक्लूजन। और ये बताए कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। मेन बात यही है इस एक्सपेरिमेंट का। तो पूरा देखे ना, इसका मेन मुद्दा यही है। अभी तक जो पढ़े एग्जाम में क्या आएंगे क्वेश्चन पूछेगा कि रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किए थे, अल्फा रे उससे गुजारे थे कि बीटा रे गुजारे थे, गामा रे गुजारे थे? कौन रे? अल्फा रे। एक क्वेश्चन पूछेगा कि चांदी के पतले पत्थर लिए थे कि लोहा के फाइल, कौन फाइल लिए थे? सोना के लिए थे। और थोड़ा आगे जब टप करना होगा पूछेगा कितना उसका मतलब थिकनेस होगा। 100 mm, कोई 1 सेंटीमीटर कह देगा, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ना 1 mm, 2 mm, वो 100 नैनोमीटर होगा। नहीं, 20,000 में एक ही घूर कर वापस आएगा। ये बात हमने देखा। और इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जहाँ से टकरा कर आती है उसी को न्यूक्लियस नाभिक कहते हैं। और अभी जो बोले सुनना, रदरफोर्ड साहब बोले कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। बस इतने बात बोले, नहीं बोले। आगे पता चलेगा, ध्यान रखना इस वर्ड को, आगे बताएंगे, इस बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। दोष, इसका दोष क्या है? बाद में कुछ साइंटिस्ट आए ना बताए तुम्हारा फलना फलना दोष है तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में, ड्रॉबैक उसी कहते हो। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। डिमेरिट कह सकते हो या ड्रॉबैक कह सकते हो। डिमेरिट ऑफ
आज कुछ ज्यादा समझ में आता कल से हैं। कल भी आया था। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, वो 4 लेक्चर देख लेना। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल थोड़े पता चलेगा। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या इसको ड्रॉबैक भी कह सकते हो, है ना। रदरफोर्ड के देखो परमाणु मॉडल के दो पैसा वाला तो होगा उस समय भी ना व्यक्ति कोई, आखिर रदरफोर्ड का ही काहे जप रहे हो, इसके पास थोड़े मुकेश अंबानी तरह करोड़पति था। कुछ ऐसा करके गया कि इसका जब तक धरती सूरज चंद्र तब तक इसका मॉडल पढ़ेंगे ना। तब 1911 हो गया तो लगभग क्या 100 साल हो गए, 110 साल लगभग हो गया ना, तब से इसका मॉडल लोग पढ़ रहा है। सोचो हैं, पढ़ते रहेगा पढ़ते रहेगा जब तक सूरज चंद्र रहेगा तब तक रदरफोर्ड का मॉडल रहेगा। नाम रहेगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष, आखिर गलत कुछ निकला तो वो भी तुमको पढ़ना है। जब तक गलत नहीं करेगा, जब तक गलत नहीं करेगा तो सही करने वाला भी नहीं होगा। नहीं है। रदरफोर्ड के परमाणु बाबा पहले गलत किए उसके मॉडल के दोष, अरे गलत तो करेगा तब ना उसको सही करेगा, और जब गलती नहीं करेगा तो सही काहे का। कथन किसने बोला था ये बात बोलो, किसका कथन ये है। महात्मा गांधी। हाँ, गलती करना अच्छी बात है लेकिन गलती को दोहराना बुरी बात है। हर एक गलती से उसको मत दोहराओ। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष, डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या ड्रॉबैक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखो क्या निकला इससे, पहला नंबर में क्या इसका ड्रॉबैक है। तो रदरफोर्ड के अनुसार कि अभी जैसे रदरफोर्ड साहब बोले कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गमन करती है, वृत्ताकार कक्षा में क्या होते हैं, गमन करते हैं। यह कथन युक्ति संगत नहीं है, 100% सही नहीं है। जी सर। अब मान लो हम कह रहे हैं एक खूटा है, अब बैल इसके चारों तरफ चक्कर काट रही है, ऐसा थोड़े सब दिन चक्कर काटते रह जाएगा, खाना नहीं देगा उसको, उसके पास एनर्जी रहेगा तबे ना। तो रदरफोर्ड साहब जो बोले थे, सिर्फ इतना वर्ड बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं ना। जब वो वृत्ताकार कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जब उसको भूख लगेगा तो एनर्जी खत्म होगा उसका, और जब एनर्जी खत्म होगा तो आकर के कहाँ गिरेगा वो, नाभिक में गिरेगा तो विस्फोट हो जाएगा। बम तो न्यूक्लियर बम हो गया, तब तो विस्फोट नहीं हो जाएगा जी। अपना अपना जगह पर ही सब रहेगा ना, ये यहाँ आएगा तो दिक्कत है ना, दिक्कत। अच्छी बात है। ये रदरफोर्ड साहब बोले इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि सब दिन जिंदगी भर घूमते रहेगा, कभी तो उसका एनर्जी लॉस होगा। जब तक रहेगा पावर तभी तक न चक्कर लगाएगा ना। ये ड्रॉबैक इसका हो गया। आगे देखो ये बात प्रूफ कहाँ हुआ, अगला सेंटेंस आएगा ना, एगो वर्ड नया जोड़ देगा, बाद में उसी चीज को कह देगा रदरफोर्ड साहब ये कह दे सही होता, ये फलना मॉडल मैंने दिया। अब देखो वही कहानी शुरू होगा, जिसने शुरू में बोले थे, पहले डाल्टन दिया, डाल्टन के बाद दिया या इसके बाद आएगा जो मॉडल बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ाएंगे ना। अभी मार्केट में वही चलता है, बोर एटॉमिक मॉडल चलेगा, है ना। अभी तो बहुत टाइम है, अभी क्या घंटा पढ़ा, 45 मिनट ही पढ़े हैं। मीटर उठा होगा ना, मीटर को रोक के तो अभी बंद करेंगे, अभी और चलेगा ना। अभी तो मॉडल खत्म का हुआ, एक मॉडल में नहीं बोले बहुत टाइम लगेगा, आधा घंटा लगभग टाइम बोले थे। तो देखो मॉडल के आगे है। अब देखो प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ाएंगे, एक फिजिक्स में पढ़ा जाता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फिजिक्स का टॉपिक है। उसके अनुसार जब प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेगा, मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होगी। तुम भी चक्कर लगाएगा तो परेशान, हैरान नहीं होगा, हैरान होगा तो थक जाएगा ना, उसी को ऊर्जा एनर्जी कहते हो। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर डायरेक्ट होकर डायरेक्ट अंत में क्या होगा, गिर जाएगा, जिसके कारण परमाणु का विनाश हो जाएगा। ये बात पहले मैंने कह दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है आगे बताएंगे।
अभी इतना वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब क्या इसमें होता है, जितना कहा अगला उतना- साइंटिस्ट का मॉडल पढ़ेंगे, वो कहेगा ये तो फलना कारण ऐसा नहीं होता है। बात समझा ना? जी सर। रदरफोर्ड साहब जो बोले थे वो बात ऐसा नहीं होता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार से। बात समझ में आ गया ना ये बात पूरा? आगे चलो। अब रदरफोर्ड ने कक्षा के त्रिज्या, ये तो रदरफोर्ड साहब बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का तरफ चक्कर काट रहे हैं, तो वृत्त का कक्षा काटते हैं, तो वृत्त बना तो त्रिज्या भी उसका होगा ना। त्रिज्या कितना बड़ा है हमने बताया था रदरफोर्ड मॉडल में? नहीं बताया। रदरफोर्ड ने नहीं बताया, इसलिए हमने भी नहीं बताया। वो बोलता तब ना बोलते, वो जितना कहा उतने कहेंगे। रदरफोर्ड साहब इसके मतलब रदरफोर्ड साहब कक्षा के त्रिज्या, ये जो ऑर्बिट है इसका कितना त्रिज्या, वो कुछ नहीं बताया इसके बारे में। और इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा है, कितनी शक्ति है, इसके संदर्भ में जानकारी कुछ नहीं दिया। वो इसका दोष हो गया ना, देना चाहिए ना उसको, नहीं दिया तो इसका क्या हो गया, वो दोष हो गया। दो दोष हुआ। अब पढ़ेंगे हम लोग बोर का परमाणु मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। नया पेज लो जाओ। अब कल होगा। नया ये भी पढ़ेंगे। सर कम है कहाँ जाना है? हटिया जाना है तब कम है तो अभी काम है वही वाला ऐसे काम जो रहेगा। काम होना चाहिए। लगाए तो गाना। हाँ भागे जाना है तब तो नहीं छोड़ेगा, पढ़ो भागे जाना है। वो तब थोड़े होगा, तू कहेगा छोड़ देंगे, हमारा मन होगा तो अभी बोर्ड मॉडल हम पढ़ाएंगे। भागे तो को कैंसिल हो गया। गाना है। अरे एगो रिकॉर्डिंग कर दो, भागे तो कहना मेरा हिसाब उसी को गवाना अरे कर है। भागे लाओ इधर पे, भागे गा बोर्ड मॉडल पढ़ाएंगे, लो पहले ही भागे तो गाय ले इमरजेंसी गाएंगे नहीं भागे तब कहाँ जाएगा? नहीं जाएंगे हैं? नहीं जाएंगे हाँ पढ़ाएंगे तो बस नहीं गया, कैंसिल हो गया तुरंत। वो अभी लगला देखो, टॉपिक जब तक एक लिंक नहीं होगा कंप्लीट तो नहीं छोड़ेंगे। आज ही पढ़ लेगा तो अच्छा समझ में आएगा, और फिर वो कल पढ़ाएंगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। नहीं तू इतना, तुमको एगो कॉपी अभी खत्म नहीं हुआ है, एगो इतना मोटा और रामायण पढ़ना है, इतने देर में कहेगा छोड़ दीजिए, तो फिर कैसे पूरा सिलेबस पढ़ेगा? हैं? तो हम भी विभिया क्वेश्चन पढ़ाएंगे खाली जो पूछता है। आप आइए और ड्रॉबैक मैंने देख लिया इसका, है ना? बोर एटॉमिक मॉडल, है ना? बोर एटॉमिक मॉडल अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे, है ना? न्यूक्लियस का, अच्छा पहले बोर बाबा को पढ़ा देते हैं, फिर आगे बताएंगे। कुछ इस बारे में डिस्कस करना है। पूरा पेज लगाए हो? बोर बाबा क्या किए सर? अब देखो ना नहीं क्या लगा किए, हुआ। अभी लगाओ पेज, लगा जल्दी से। बोर एटॉमिक मॉडल क्या नंबर पेज होगा, इन बताओ। पेज नंबर 4 होता है 5 करना। बोर एटॉमिक मॉडल, यहाँ पर विराम लेते हैं हम टॉपिक, यहाँ पर विराम लेंगे और फिर यहाँ से आगे प्रोग्राम। एक लिंक जब तक खत्म ना, जब तक यहाँ के बाद फिर वो पिछला नंबरिकल है नहीं है, तो नंबरिकल तुम बनाते रहो, ऐसा नहीं नंबरिकल खत्म हो गया। और फिर कल इम्पोर्टेंट टॉपिक कल पढ़ाएंगे। हाँ, अच्छा बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोलो एक दिन रहेगा ऑप्शन कितने घंटे होगा, हैं? सोच भी नहीं सकते हो। बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड साहब भी दिए परमाणु मॉडल, लेकिन कुछ ड्रॉबैक निकल गया ना, उसी ड्रॉबैक को दूर कौन करेंगे? बोर साहब। इसीलिए आज पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को। बोर बाबा बोर का क्या नाम है? बोर परमाणु मॉडल नाम से क्या है, काम से मतलब रखो, नहीं है तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या बोलता हाँ, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ बोर एटॉमिक मॉडल लिखा होगा कहीं पर, डिस्कस नहीं करना है आपस में, है ना? 10 मिनट क्लास बोर एटॉमिक मॉडल, हो अंकित बाबा है ना? बस बोलते हैं। तो पूरा नाम इसका नील्स बोर है। मारो सर्च गूगल बाबा पर, बोर साहब का फोटो आएगा, नील्स बोर लिखो, देखिए दिखा देते हैं। लिखना जरूरी है क्योंकि पूरा केमिस्ट्री हम लोग, ये साहब कहीं मिलता है छीन लेते हैं। कभी जाना तो भेंट करना उससे, आपके बारे में हम 1.5 घंटा पढ़ते हैं, आप हमको, ठीक है? इसका पूरा नाम है नील्स बोर। इसका नाम क्या है? चीनी वाला बोर नहीं, व्यक्ति का नाम है नील्स बोर। इसका मॉडल दिया इसलिए नाम पर रखा है, मैंने वही रखे थे एक्चुअली में, नील्स बोर। गूगल पर क्या सर्च मार रहे हो?
वो जो ऐप मैं सर्चर जो है गूगल ऐप सर्च मारो, मैं सब सर्च वो सब पर सब इमेज आएगा। तो नील्स बोर, नील्स बोर वो कब पढ़े थे रदरफोर्ड का? 1911। देखो 1911 में देखो यही बेचारा है नील्स बोर साहब, जरूरी है देखना। 12 रुपए से बंद करो अलाय बलाय फोन, आपने कम नहीं करेगा तो काम करेगा। रिसर्च अरे सब काम करेगा, एक बार में डाउनलोड हो जाएगा तो काम करेगा वो। देखो काम नहीं करेगा। यही क्या है? नील्स बोर है। रंगीन इमेज देख लो नील्स बोर का। निकाली कहाँ गया बटी सरबत भट्टा उसको? अब फोन थोड़े आएगा। अब देखो इसका रंगीन फोटो है, देखने में अच्छा लग रहा है ना, उससे मतलब नहीं है। क्या बोले उससे मतलब है, दिखा रहे हैं इसीलिए ताकि तुमको केमिस्ट्री के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट हो, नहीं है बेचारा। देखो अरे हटाओ ना वहाँ दे, यहाँ देखो ना, ये अपना देखो केमिस्ट्री के कितना मशीन उशीन लगल है, नहीं लगल है? तो साइंटिस्ट का जिंदगी बीतता है पूरा, मतलब वो लैब में ही बेचारा का बीतेगा। और उसका देखो बुढ़ापा का लाइफ है बेचारा, है ना। ये देखो अपना धुआं दे रहे हैं इधर, पहले का सिगरेट उसे पीते थे ना। ये नील्स बोर साहब हैं। तो हम लोग अब इसी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, समझ में आ गया ना। ऐसा फोटो इसलिए है कि पहले का समय में जब कैमरा रंगीन नहीं था ना, इसीलिए सब फोटो है। पहले का मूवी देखो तो सब। अब ठीक है चलो, रदरफोर्ड साहब 1911 से मॉडल दिए थे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर जो भी मॉडल दिए थे। ठीक 2 साल के बाद, ठीक कितना साल के बाद? 2 साल के बाद 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल के दोष को दूर करते हुए 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल उसने दिए थे 1911 ईस्वी में, उसके दोष को, डिमेरिट्स को, ड्रॉबैक को दूर करते हुए, जो 2 ड्रॉबैक पढ़ा था ना, उसके दोष को दूर करते हुए प्लैंक क्वांटम मॉडल के सहायता से, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर, प्लैंक क्वांटम मॉडल 12th में जाओगे ना पढ़ना, फिजिक्स में नहीं जानना है तो ऐसे कुछ मॉडल है। तो नील्स बोर साहब ने 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष को दूर करते हुए प्लैंक क्वांटम मॉडल की सहायता से, किसकी सहायता से? प्लैंक क्वांटम मॉडल की सहायता से। घेरा मार रहे तो बुझ गया होगा क्यों घेरा मारते हैं, वैसे फालतू के कर्म चलाते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम इसमें क्वेश्चन आएगा, तो कैसे आएगा बताएंगे। तो प्लैंक क्वांटम मॉडल की सहायता से एक नया मॉडल दिया परमाणु का एक नया मॉडल दिया। उस मॉडल को ही नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। पूरा नाम नील्स बोर, शॉर्टकट में बोर करते हैं हम लोग। ओके, तो इस मॉडल के अनुसार क्या बताइए नील्स बोर साहब? रदरफोर्ड का भी पढ़ा ना, नील्स बोर का भी पढ़ लो। क्या बोले सुनो, जब इसने बताया, रदरफोर्ड साहब बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बोर साहब बोले आप तो ठीक कर रहे, थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में निश्चित ऊर्जा, देखो अरे हमको लिखने नहीं आता स्क्रीन, किसमें आरसी कर लगाते हैं, शायद इसी में लगाते हैं, अपना देखना। तो निश्चित ऊर्जा के साथ घूमते हैं। जैसे कभी ट्रैवल किया हो यहाँ से दिल्ली, अब मान लो यहाँ से पटना जाना है ना, एक ही बार पूरा खा लो ताकि यहाँ से पटना में सटे नहीं, बार नहीं खाना पड़े। तो कुछ इसी प्रकार के रदरफोर्ड साहब बोले कि रदरफोर्ड साहब आपने जो कहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं ना इलेक्ट्रॉन, वो तो ठीक कहा है, थोड़ा सा गलत उसमें है। आप एक वर्ड उसमें जोड़ दीजिए, निश्चित ऊर्जा। तो बोर साहब बोले कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में निश्चित ऊर्जा के साथ घूमती है। एक वर्ड लगाया तो बोर साहब को इसका फॉलो कर, मतलब इसको स्थापित कर दिया, अपना वो स्थापित कर लिए। नहीं, एक वर्ड जोड़ के, क्या वर्ड? निश्चित ऊर्जा। ई दे देते तो रदरफोर्ड का मॉडल सही हो जाता। अब वही होगा, वो कुछ कहेगा, वो कहेगा थोड़ा सा इसमें सही कर लीजिए, मेरा भी नाम हो जाएगा। नहीं तो क्या बोर का ये फैक्ट समझ में आ गया ना? फिक्स एनर्जी के साथ घूमते हैं,
ताकि वो फिर न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं। न्यूक्लियस में गिर गया तो टक्कर होगा तो विस्फोट हो जाएगा वो, जी सर। है ना। ओके, अब देखो रदरफोर्ड साहब वृत्ताकार कक्षा का नामकरण नहीं किए थे ना, लेकिन बोर साहब बोले वो जो वृत्ताकार कक्षा है ना उसका नाम, उसे उस वृत्ताकार कक्षा का नाम दे दीजिए। जन्म लगा तो आदमी का नाम देते हो ना, कक्षा का नाम दे दो। तो बोला जो न्यूक्लियस का जस्ट बाद वाला होगा उसको के बोलेंगे, एल बोलेंगे, एम बोलेंगे और एन बोलेंगे, के एल एम एन बोलेंगे। या आप इसको चाहें तो 1 2 3 4 से भी सूचित कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी अपने पिक्चर क्या हुआ पिक्चर निकाल आए? हाँ है वो, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये नाभिक है, इसमें रहेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा। तो नाभिक के जस्ट वाला जो होगा उसको के बोलेंगे, इसको एल बोलेंगे, इसको एम बोलेंगे, इसको एन, इसी प्रकार से और होगा आगे जाएंगे। या बोर साहब बोले आप इसको 1 2 3 4 कक्षा नंबर के एल एम एन ही बोल सकते हैं, या कक्षा नंबर 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं। क्या समझ में आ गया ना? बोर साहब ने इसका नामांकन कर दिया, रदरफोर्ड साहब इस बारे में कुछ बताए ही नहीं थे। आगे चलो अब, और बोले कि अभी मैंने बताया, बोर साहब ने बताया कि हर एक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक निश्चित ऊर्जा के साथ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक कक्षा के ऊर्जा निश्चित होती है, सब कक्षा के पास एनर्जी होगा ना, और इसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। कक्षा है ना, घर में रखते हैं हम सामान, ऊर्जा है, यहाँ भी क्या रखा होगा, एनर्जी रखा, ऊर्जा रखा होगा। तो सब कक्षा के पास क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं, ऊर्जा होते हैं, इसीलिए ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा होगा। तो पहला कक्षा के पास जो ऊर्जा होगा उसे हम लोग E1 बोल देंगे। दूसरा कक्षा के पास जो ऊर्जा होगा उसे हम लोग E2 बोल देंगे, इसे E3 बोल देंगे, इसे और रहेगा आगे। इसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे। बोलो समझ में आ गया ना? ओके, जब इलेक्ट्रॉन, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में प्रवेश करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से एक, ये हो गया पहला कक्षा, ये हो गया दूसरा कक्षा, ये तीसरा, ये चौथा। कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हो। क्या कहते हो? ऑर्बिट कहते हो। समझ में आ रहा है क्लास? कक्षा को क्या कहते हो? हम आज पढ़ाना टॉपिक, इसीलिए आज पढ़ाए। कक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हो? ऑर्बिट कहते हो। क्वेश्चन मेरा है, मतलब बोर साहब क्या बोले थे, बोर का चौथा फैक्ट जो है, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से, अरे बंदर नहीं करता है उछल कूद, इलेक्ट्रॉन भी करेगा उछल कूद, कभी यहाँ से वहाँ, कभी यहाँ से वहाँ। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो ऊर्जा परिवर्तन बराबर मात्रा में होते हैं। आगे कंसेप्ट से समझ चलेगा। अभी ये हम बोले जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से कक्षा में जाएगा या यहाँ से यहाँ गया तो ऊर्जा परिवर्तन बराबर मात्रा में होते हैं। आगे चलो, कहने का मतलब क्या होगा, यदि इसके पास 10 जूल एनर्जी था, कितना एनर्जी था? 10 जूल। और जैसे आगे कक्षा, अब देखो ये घर बड़ा कि ये घर बड़ा, ये घर बड़ा, इसके पास ज्यादा एनर्जी होगा, इसके पास कम एनर्जी होगा। सिंपल सा फंडा है, नहीं है? तो इसके मान लो इसके पास एनर्जी है 10 जूल, क्योंकि ऊर्जा को नापते हैं जूल में। इसके पास एनर्जी है 20 जूल, 10 जूल इसके पास है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है 1 जूल, सपोज दैट। एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं, मान इसमें एक्चुअली में होगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। मान लो इसमें एनर्जी है 2 जूल, कितना एनर्जी है? 2 जूल। इसका एनर्जी है 8 जूल, इसका कितना एनर्जी है? 2 जूल, इसका कितना एनर्जी है? 8। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूदा करके यहाँ गया, तो यहाँ से कूदा करके गया तो यहाँ 2 गो था, तो कितना एनर्जी था? 2 गो 2 जूल। एक गो यहाँ गया तो कितना एनर्जी बचा? 1 जूल। इसमें 1 जूल एनर्जी का कमी हुआ।
बात बुझा ना। अच्छा, इसके पास था 8 जूल, एगो और तो कितना जूल हुआ? देखो दोनों में बराबर मात्रा में चेंजिंग हुआ है, यही चीज बताना चाहते हैं हम कि ऊर्जा परिवर्तन बराबर मात्रा में होती है। यहाँ जितना कमेगा ना उतना ही यहाँ बढ़ेगा, यही बात कहने का मेरा मतलब हुआ कि ऊर्जा परिवर्तन बराबर मात्रा में होते हैं। जैसे 2 तराजू है ना, ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है, मान लो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करके रखो, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे 2 तराजू कर करके। अब इधर 2 इधर एगो है, ई यहाँ से उठ करके यहाँ गया, तो जितना इसमें कमा उतना इसमें बढ़ा। ऊर्जा परिवर्तन बराबर मात्रा में होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन उछल कूद कभी इसमें से यहाँ जाएगा, कभी यहाँ से यहाँ आएगा, तो दोनों केस में ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा? बराबर मात्रा में होते हैं। समान नहीं, बराबर वर्ड यूज करो। इक्वल अमाउंट में होते हैं ऊर्जा का चेंजिंग, एनर्जी का चेंजिंग। नेक्स्ट बात क्या बोले? उसके बाद बोले जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से हाई एनर्जी लेवल से, जैसे कक्षा केंद्र से आगे की तरफ बढ़ते हैं, एनर्जी लेवल क्या होगा? क्योंकि कक्षा की साइज क्या होती है? बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, यहाँ उच्च ऊर्जा स्तर हुआ, निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में प्रवेश करते हैं, ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है? अब समझो तुम, एगो लॉकडाउन से पहले तुम्हारे पास खूब रुपया था, मान लो तुम कोटा में रह कर पढ़ रहा था, अब बड़ा बढ़िया फ्लैट लिया था, एकदम किचन रूम बाथरूम दिस दैट एसी वाला न, एकदम पूरा रूम में सामान रखा था, फ्रिज दिस दैट। अब लॉकडाउन लग गया तो रुकवा तो सट, पैसा तो सटे तुम्हारे पास से, कहेगा एक सिंगल रूम में हो जाएगा ना हमको सिंगल रूम, उसमें भी काम चला लेंगे। तो पहले रहा था बड़ा रूम में तो सामान होगा ज्यादा, अब आए हो कि छोटका रूम में तो सामान तो अट जाएगा, लेकिन सब सामान अटेगा नहीं अटेगा, क्योंकि पहले जिस रूम में रहा था उसका साइज क्या था? बड़ा था, उसका साइज। अब जिसमें आए हो उसका साइज क्या है? छोटा। तो सामान नहीं अटेगा, पूरा नहीं अटेगा। उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा, इसके पास तो कैपेसिटी है ज्यादा एनर्जी रखने का ना, इसके पास कम है, तो हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगी तो ऊर्जा मुक्त होती है। बेचारा उतना रख ही नहीं पाएगा, छोड़ देगा ऊर्जा को, ये कहेगा मेरा उतना कैपेसिटी ही नहीं है। बात समझा? सबसे पीछे लॉजिक होता है बताने के, थोड़े फालतू बात करते हैं, नहीं समझा है बात को। ऐसे केमिस्ट्री को बात करेंगे थोड़ा दिक्कत होगी समझने में। तो जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी में आती है तो ऊर्जा क्या होती है? तो कैपेसिटी नहीं उतना रखने का नहीं है। अब चलो, अब छोटका रूम में तुम रह रहे हो अभी, लॉकडाउन में खूब टका कमाया है सैनिटाइजर बेच करके, अब जाएगा बड़का रूम में, कौन रूम में जाएगा? अब सुनो, हम भी जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाती है तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। छोटका रूम में जितना सामान था ना वो तो हटेगा, तो और हटेगा, अधिक कोई बात ही नहीं है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, कौन स्तर से? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाती है तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, सब अब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, कहेगा सब ले लेंगे हम, अब तो बड़ा रूम मेरे पास है ना। ये समझ में आ बात? इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जब फिजिक्स में पढ़ेगा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेगा, वहाँ पर एक लास्ट चैप्टर जब जाएगा ना तुम्हारा 12th में, ये कंसेप्ट हमें बहुत काम देता है। वो तो मास्टर तय कहेगा तुम पहले मंथ में पढ़ कर आए हो, सब कहेगा सर 11th में पढ़वे नहीं किए हैं, तुम कहना हो पढ़े आगे बढ़िए, तब मेरा नाम याद आएगा, उस समय नहीं आएगा, बहुत याद आएगा 12th में। तो हम पढ़ाएंगे नहीं, अब कब तक पढ़ा पाते हैं 11th में देखते हैं। ये समझ में आ गया ना? अच्छा, फल तो जब इस प्रकार का होगा ना, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाए या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाए, दोनों केस में विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती है। वेव निकलेगी, तरंग निकलेगी, क्या निकलेगी? विद्युत चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग क्या होता है ना, फिर में पढ़ाएंगे ना साउंड चैप्टर, वहाँ डिस्कस कर देंगे। अभी जान लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाती है, चाहे निम्न से हाई में जाए कि हाई से निम्न में जाए। और इलेक्ट्रॉन का लास्ट फैक्ट जो मेरा है,
7। इसके बाद आज का बैटिंग हम लोग कंप्लीट करेंगे। बैटिंग सर्वर हमने नहीं लिया अभी तक, चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन का पकड़ो, पेज को पकड़ो। इलेक्ट्रॉन का मट अति भी पढ़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ेगा, पढ़ा दीजिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है फिर से बताए हैं, बोलो क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये है, ऐसे मार रहे हैं तो फोर्स, आज जितना दूर जाएगा ऐसा करके डिस्प्लेसमेंट। अब याद भी नहीं है, मोमेंटम यही पढ़ा था क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होगा, देखना जा करके। तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो mvr बराबर nh/2π। कहाँ से आया है? ऑनर्स में पढ़ोगे, नहीं जानना है। इतना सिर्फ जान लो कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग एंगुलर mvr बराबर nh क्या होगा? 2π होगा। के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π। समझ गया कि क्यों घेरा मारे हैं? इतना के बराबर होता है। तो समझ में आ गया ना? जहाँ पर वेयर m बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो बहुत कम होगा, 9.1 × 10⁻31 के दिया ही था ना। ओके, हाँ ये है मास ऑफ, इसीलिए पहले बता दो उस बारे में, इलेक्ट्रॉन क्या है नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है नहीं है डिस्कस कर चुका हूँ ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना स्क्रीन लिख लेना। v बराबर है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r बराबर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की त्रिज्या। ऑर्गेनिक नहीं पढ़ेगा? हम सोच रहे हैं आज पूरा पढ़ाए हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ना, n बराबर हो गया, हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ एनर्जी पूरा है सर। ऑर्बिट। h बराबर बोलो, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? आज गए दौड़ने के लिए। हाँ, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, नियतांक फिक्स राशि है, इसका वैल्यू देख लो 06 पॉइंट, एक बार मान तो सर्च वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इतना 066 पॉइंट या 6.625 इंटू 10 टू दी पावर -27 अर्ग सेकेंड, या इसी को बोलते हैं 6.625 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। ये हो गया प्लैंक्स का सारा बात लिखा है, पीडीएफ में सारा चीज डाल देंगे। इसका केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर आज पीडीएफ चला जाएगा, बाद में तुम लोग मैसेज कर देना, जोड़ देंगे, ऐड करो, ऐसे ऐड नहीं हो पाएगा ग्रुप में, है ना। हाँ बोल देना उसको, मैसेज कर देगा ना मोबाइल नंबर। तो हाँ 06 हटा भी सकते हो, 6.627 अर्ग सेकेंड या जूल पर सेकेंड हो गया। बोलो समझ में आया कितना बात? तो ये बात हो गई है ना, नहीं समझा? जी सर। ये पूरा बात किसके बारे में हम लोग किए? प्लैंक्स मॉडल के सहायता में। और बोर मॉडल के हेल्प, आप क्वेश्चन क्या कैसे आएगा 2 मिनट वो सुन लो। तो बोलो बोर मॉडल नील्स बोर ने दिया था कितना इसमें 1983 में। यह मॉडल किसके आधार पर दिया? प्लैंक क्वांटम मॉडल के आधार पर दिया। अच्छा बात है। ये सिर्फ क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के साथ घूमते हैं, कक्षा को KLMN या 1.34 से सूचित करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, छोटा घर से बड़ा घर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा, और जब बड़ा से छोटा में आएगा तो ऊर्जा का मुक्त हो जाएगा। अब याद भी नहीं करना पड़ेगा ही। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर nh/2π के बराबर होता है। और जहाँ पर को किया हुआ मैंने डिस्कस इतना ही बताया। एक ही दौर जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो कौन तरंग निकलते हैं? इतना ही ऑब्जेक्टिव बनता है, इतना ही डिस्कस किया। इतना भी कह के एग्जाम नहीं कर सकते थे, लेकिन तुमको समझ में तब नहीं आता कि पूरा फैक्ट डिस्कस मैंने किया। आज का प्रोग्राम यहीं कंप्लीट करते हैं नहीं।